हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ही कि 12th का नया बैच चालू हो गया है। तो इसी को देखते हुए आज के क्लास में 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाशिकी के लगभग 150 क्वेश्चन मैं बतलाने जा रही हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी है लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी है या सूर्य पर्वतों में से निकलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी द, अर्थात लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। दूसरा क्वेश्चन है, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें ऑप्शन है परावर्तित हो जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं, विवर्तित हो जाती हैं, या फिर प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी प्रकीर्णित हो जाती हैं। अर्थात किसी समुद्र का रंग नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें प्रकीर्णित हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है नीला, गहरा लाल, सफेद, या फिर काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी काला। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, या ध्रुवीकरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ध्रुवीकरण। यानी ध्रुवीकरण ऐसी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ऑप्शन है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ब है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। तीसरा ऑप्शन श है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से परावर्तन हो जाता है, या फिर ऑप्शन द यानी उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। इंद्रधनुष तभी बनता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन है पीला, हरा, बैंगनी, या फिर लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी लाल। अर्थात जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन है अपवर्तन, परिक्षेपण,
प्रकीर्णन और अपवर्तन, या फिर विवर्तन और अपवर्तन, या अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अपवर्तन और परावर्तन, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। यानी इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? ऑप्शन है वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर प्रकाश तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी प्रकाश तरंगे। ये तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं, यानी प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? ऑप्शन है रेले प्रकीर्णन, माई प्रकीर्णन, पूर्व प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही सॉल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर अ, रेले प्रकीर्णन। इसी के कारण आकाश जो है वो नीले रंग का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, संचरण, या फिर प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, प्रकीर्णन। यानी कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकीर्णन यानी बिखराव किसमें होता है? कोलाइड घोल में, अम्लीय घोल में, वैद्युत अपघटनी घोल में, या फिर क्षारीय घोल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कोलाइडल घोल में। यानी प्रकाश प्रकीर्णन या बिखराव जो है वह कोलाइडल घोल में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? ऑप्शन है हम सूर्य तथा वर्षा की बूंदों से अपना चेहरा रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी है हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर द है आकाश साफ रहता है तथा सूर्य आकाश में निचले स्थान में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी सूर्य जो है वह हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है, यानी इसका क्या कारण है जिसके वजह से साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है? ऑप्शन है विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, या फिर परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। ध्रुवन के कारण ही साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, अर्थात वह रंगीन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन है यानी किस स्थिति में बनता है ये बताना है। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तित होने पर प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर स वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करना है इसमें। ये पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग में के रूप में बैंगनी प्रकाश। ऑप्शन नंबर ब है पृथ्वी की ओर इसका वक्र झुकाव। ऑप्शन नंबर सी है आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश। या ऑप्शन द है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी हमको क्या करना है, हमको गलत ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, गलत ऑप्शन चूज करना है इसमें हमको।
तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंद्रधनुष में होता है, यानी क्या इसमें से बाकी सब तो ये तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर द जो है यानी पृथ्वी के अंदर और इसके सबसे पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, जो कि नहीं होता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, परिक्षेपण, व्यतिकरण या फिर ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, व्यतिकरण। अर्थात बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, जिसका कारण है व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, समतल प्रकाशीय सतह यानी प्रकाशिकी रूप में समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है? ऑप्शन है एक ही दिशा में समानांतर किरण पुंज के रूप में, ऑप्शन नंबर ब है सभी दिशाओं में विसरित किरण पुंज के रूप में, ऑप्शन नंबर स है सभी दिशाओं में समानांतर किरण पुंज के रूप में, या ऑप्शन द है एक ही दिशा में विसरित किरण पुंज के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी एक ही दिशा में समानांतर किरण पुंज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? ऑप्शन है रेगिस्तान, ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन, प्रेरी घास के मैदान या फिर धान की फसल की जमीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन। ये क्या करती है? ये अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है। ऑप्शन है विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश को घटक रंगों में बिखरान, या फिर विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपवर्तित करना, या विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका आपने देखा होगा, जैसे कभी आप हाईवे पे जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ही दूरी पे पूरा जल गिरा हुआ है, या बालू के रेत में भी ऐसा ही महसूस होता है, और जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं तो हमें वहां पानी नहीं मिलता। तो इस स्थिति को हम मृग मरीचिका कहते हैं। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, ऑप्शन है पानी से होकर कांच में जाता है, ऑप्शन नंबर ब है कांच से होकर पानी में जाता है, ऑप्शन नंबर स है पानी से होकर वायु में जाता है, या फिर ऑप्शन द कांच से होकर वायु में जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी पानी से होकर जब कांच में जाता है, अर्थात उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा डैश, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ब है आपतन कोण के बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन सी है आपतन कोण के बढ़ने के साथ घट जाती है। तथा ऑप्शन द है आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण ही हीरे चमकते हैं। ऑप्शन है उच्चतम अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ब है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर स है पूर्ण पृष्ठीय परावर्तन और ऑप्शन नंबर द है 100% संचरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही के कारण ही प्रकाशीय घटना होती है या इसके कारण हीरे चमकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है संचरण, परावर्तन, अपवर्तन या परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, अपवर्तन, अर्थात प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है तब उससे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है। क्या नहीं है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ऑप्शन है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ब है रात में तारों की टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर स है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई के साथ ऊंचाई पर दिखना। या ऑप्शन नंबर द सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर अ, अर्थात सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम सूर्य का सूर्यास्त होने के समय लाल दिखाई देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आकाश में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है जिसकी वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। या ऑप्शन नंबर ब है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर स है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। या ऑप्शन नंबर द है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। ऑप्शन नंबर ब है परावर्तन। ऑप्शन नंबर स है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन नंबर द है अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अपवर्तन। अर्थात कह सकते हैं कि पानी की टंकी जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये कम गहरा दिखाई देते हैं जिसका कारण है अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अपवर्तन। अर्थात तरन ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी या फिर नीला।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, बैंगनी। यानी कह सकते हैं कि जब हम रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखते हैं तो सबसे कम उठा हुआ जो अक्षर होता है वह बैंगनी रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन है पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या फिर कोबाल्ट कांच। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच। यानी जो लेंस होता है वह फ्लिंट कांच से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम या फिर अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, यानी 25 सेंटीमीटर से कम। दीर्घ दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन स या सी है समतल और ऑप्शन द है समतल और उत्तल, या समतल या उत्तल दोनों में से कोई भी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर अ, अवतल। यानी ENT डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर होता है वह अवतल होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को डैश के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन स है अवतल दर्पण, ऑप्शन द है उत्तल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उत्तल दर्पण। यानी वाहनों में जो बैक मिरर होता है पीछे देखने के लिए साइड में, तो वो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है जिसमें हम पीछे से आने वाली वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यानी अ, वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ब, वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं। ऑप्शन नंबर स, वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें अवतल लेंस होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर द है वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें उत्तल लेंस होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिलों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ब है इसमें सीधी आकृति दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर श है इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, अर्थात मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? निकट दृष्टिता से या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन ब है अवतल लेंस, ऑप्शन स है समोत्तल लेंस, या ऑप्शन द है सम अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अवतल लेंस। यानी जो लोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उन्हें अवतल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है या उसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन है समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ब है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर स है उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर द है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, उत्तल लेंस। इसको ही हम आवर्धक लेंस कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? जो हजामत बनता है यानी हेयर कटिंग कह सकते हैं उसको, तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन अ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ब है अवतल दर्पण, ऑप्शन स है समतल दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर द परवलयीय दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अवतल दर्पण। यानी हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ब है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर श है उत्तल दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर द है परवलीय दर्पण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द परवलीय दर्पण। यानी मोटर कारों में हेडलाइट में, मोटर कारों में जो हेडलाइट होती है उसमें परवलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन अ है इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, ऑप्शन नंबर ब है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, ऑप्शन नंबर श है इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है, या ऑप्शन नंबर द इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर श है विवर्तन, और ऑप्शन नंबर द है परावर्तन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द परावर्तन, अर्थात परिदर्शी या पेरिस्कोप जो है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है? ऑप्शन है पारद, सिल्वर, रेड ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब सिल्वर, अर्थात दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर सिल्वर की परत लेपित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस की दूसरी ओर उसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूर रखी हो। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 12.5 डायप्टर, 7.5 डायप्टर, -12.5 डायप्टर या -7.5 डायप्टर। तो सही आंसर होगा इसका 12.5 डायप्टर, 12.5 डायप्टर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस की दूसरी ओर लेंस के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूर रखी हो। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए है 3.33 डायप्टर, ऑप्शन नंबर ब है 6.67 डायप्टर, ऑप्शन नंबर श है -6.67 डायप्टर, या ऑप्शन नंबर द -3.33 डायप्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात 6.67 डायप्टर। अगला प्रश्न हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस के केंद्र से लेंस की दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो। ऑप्शन अ है 1 डायप्टर, ऑप्शन ब है -9 डायप्टर, ऑप्शन स है 9 डायप्टर, या ऑप्शन नंबर डी या द है 1 डायप्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, अर्थात 9 डायप्टर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कांच की सिल्ली, ऑप्शन नंबर ब है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर श है अवतल लेंस, या ऑप्शन नंबर द है प्रिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द प्रिज्म, अर्थात
श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। ऑप्शन आ है द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन नंबर ब है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर स है अवतल लेंस, या ऑप्शन नंबर द पोलराइड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द पोलराइड। यानी हम जो 3D फिल्में देखते हैं तो उसके देखने के लिए हमें जो चश्मे उपलब्ध कराए जाते हैं उन चश्मों में पोलराइड प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन अ है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर ब है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर स है वास्तविक और अधोशीर्षी, और ऑप्शन नंबर द है आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब आभासी और सीधा। आभासी और सीधा अर्थात अवतल लेंस हमेशा जो है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। ऑप्शन है ऑप्शन अ है लंबाई, ऑप्शन ब है रंग, ऑप्शन स है लेंस का आकार, या ऑप्शन द है लेंस का आकार तथा लंबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी लेंस का आकार। इसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में यंत्र पता किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि कैसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन ब है उत्तल दर्पण, ऑप्शन स है अवतल दर्पण, या ऑप्शन द है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स अर्थात अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो सामने रखी जाए। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन ब है उत्तल दर्पण, ऑप्शन स है उत्तल लेंस, या ऑप्शन द है अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अर्थात निम्न में से कौन सा पूछा रहा है कि वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो सामने रखी जाए, तो सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है किसी विशेष दर्पण के सामने खड़े होने पर मनुष्य का अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण किन दर्पणों से मिलकर बना है, अर्थात वो जो दर्पण है जिसमें मनुष्य देख रहा है और उसके सिर और शरीर छोटे और टांगे सही आकार की दिखाई दे रही हैं, तो पूछा जा रहा है कि वो जो दर्पण है वह किन दर्पणों से मिलकर बना है। ऑप्शन है समतल एवं अवतल, ऑप्शन ब है अवतल एवं उत्तल लेंस, ऑप्शन स है उत्तल एवं समतल, और ऑप्शन नंबर द है समतल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर श यानी उत्तल एवं समतल। अगला प्रश्न है प्रवर्धक लेंस क्या होता है। प्रवर्धक लेंस क्या होता है। ऑप्शन है यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ब है यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, ऑप्शन नंबर स है यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब अर्थात प्रवर्धक लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायप्टर किसकी इकाई है। ऑप्शन है लेंस की क्षमता की, ऑप्शन नंबर ब है लेंस की फोकस दूरी की, ऑप्शन नंबर स है
प्रकाश की तीव्रता की, या ऑप्शन नंबर द है ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ, अर्थात लेंस की क्षमता की। डायप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशिकी दूरदर्शी की अपेक्षा रेडियो दूरदर्शी अच्छे होते हैं, क्योंकि क्या कारण है जिसके वजह से प्रकाशीय दूरदर्शी की अपेक्षा रेडियो दूरदर्शी अच्छे होते हैं? ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन, वे गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ब है, वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर स है, वे दिन और रात दोनों के दौरान काम कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर द, ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए है पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब है कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर स है पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, या ऑप्शन नंबर द फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, अर्थात मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया जाता है, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंख या दृष्टि का बाहरी श्वेत भाग जो आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पुतली, ऑप्शन ब है श्वेत पटल, ऑप्शन स है रेटिना या दृष्टि पटल, और ऑप्शन द है कॉर्निया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब श्वेत पटल। ये आंख का बाहरी श्वेत भाग है जो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? यानी वर्णांध जो रंगों में अंतर नहीं कर पा रहा है वैसा व्यक्ति। ऑप्शन है अ है काला और पीला, ऑप्शन नंबर ब है लाल और हरा, ऑप्शन नंबर स है पीला और सफेद, और ऑप्शन नंबर द है हरा और नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात लाल और हरा। यानी वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन अ है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ब है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन स है 45 सेमी, या ऑप्शन द है 15 सेमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 25 सेमी, अर्थात सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कम से कम 25 सेमी होनी चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी है दृष्टि वैषम्य, और ऑप्शन नंबर द निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव की आंख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है, यानी कब अधिकतम होती है? ऑप्शन है बैंगनी क्षेत्र में, ऑप्शन द है निकट क्षेत्र में, निकट दृष्टिदोष में, ऑप्शन नंबर स है नीले क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर द है लाल क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अर्थात निकट दृष्टि दोष। इसमें मानव आंख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 60 मीटर से ज्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस रोग से ग्रसित है?
ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ब है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन स है मोतियाबिंद और ऑप्शन द है दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब निकट दृष्टि दोष, अर्थात जब एक आदमी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला प्रश्न हमारा, आंख का वह अंश जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन ब है एक्वियस ह्यूमर, ऑप्शन स है लेंस या फिर ऑप्शन द काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, अर्थात लेंस। यहां का वह अंश है जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव की आंख में दूर दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके, ऑप्शन बी है सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके, ऑप्शन स है अवतल लेंस का प्रयोग करके या फिर ऑप्शन द है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उत्तल लेंस का प्रयोग करके, अर्थात मानव की आंख में दूर दृष्टि को उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर अ है वास्तविक, ह्रासित तथा प्रतिलोमित, ऑप्शन नंबर ब है वास्तविक, आवर्धित तथा प्रतिलोमित, ऑप्शन नंबर स है आभासी, आवर्धित तथा सीधी और ऑप्शन नंबर द है आभासी या ह्रासित तथा सीधी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर श, यानी आभासी, आवर्धित तथा सीधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्योंकि क्या कारण है जिसके कारण हम सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, ये हमारे लिए खतरनाक होता है? तो पहला ऑप्शन है सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं, ऑप्शन नंबर ब है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं, ऑप्शन नंबर स है सूर्य से निकलने वाली सभी प्रकार की विकिरणों से आंखों में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर द है सूर्य ग्रहण के दौरान अधिक संख्या में अंतरिक्ष किरणें आंखों तक पहुंचती हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब, अर्थात सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारी दृष्टि पटल को जला देती हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, सूर्य को नहीं देखना चाहिए, यह हमारे लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख का निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन है, ए है ऑप्शन उत्तल लेंस का प्रयोग करके, ऑप्शन ब है अवतल लेंस का प्रयोग करके, ऑप्शन स है सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके या फिर ऑप्शन द है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करके मानव की आंख का निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस का प्रयोग करके। चलिए अगला प्रश्न है, मायोपिया समरूप है, यानी मायोपिया किसका समरूप है? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, जरा दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, निकट दृष्टि दोष, यानी ए सही है इसका अ। मायोपिया समरूप है निकट दृष्टि दोष के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि क्या कारण है? ऑप्शन नंबर अ है उसकी तिरियां आंखें होती हैं, ऑप्शन नंबर ब है रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं,
ऑप्शन नंबर श है उसकी आंखों में प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश के बल्ब होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर द वह अपसर्व ध्वनि पैदा करता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब, अर्थात रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। ऑप्शन नंबर ब है थायराइड ग्रंथि का असामान्य तरह से कार्य करना। ऑप्शन नंबर श है यह हृदय की वृद्धि की स्थिति है। और ऑप्शन नंबर द है यह गुर्दे में होने वाला एक प्रकार का विकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी निकट दृष्टि दोष जो है उसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या फिर काला। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर द यानी काला। अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश जब वो देखता है तो उसको काला प्रतीत होता है, काला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णांधता यानी वर्णों में अंतर देखने की जो क्षमता होती है, तो वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ब है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर श है सिलेंडरी लेंस, या ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? ऑप्शन है हरा रंग, ऑप्शन नंबर ब है लाल रंग, नीला रंग या उपयुक्त सभी रंग। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी रंग, यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की ऐसी वर्णांधता है जिसमें रोगी को लाल, नीला और हरा ये तीनों रंग दिखाई नहीं देते। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 75। नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर अ है यह नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, या फिर ऑप्शन नंबर ब है यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है, ऑप्शन नंबर स है यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, या ऑप्शन नंबर डी यानी द यह नीले रंग सभी रंगों को प्रसारित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अर्थात यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। क्वेश्चन है फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? ऑप्शन अ है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ब है विद्युत, ऑप्शन स है चुंबकत्व या फिर ऑप्शन द है प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, प्रकाश, अर्थात फोटोन जो है वह प्रकाश की मूलभूत इकाई है, प्रकाश की मूलभूत इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है। ऑप्शन है इरेजर, ऑप्शन ब है ग्रेजर, ऑप्शन स है मेसर या ऑप्शन द है लेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी लेजर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है? ऑप्शन अ है दूरबीन, ऑप्शन ब है कैमरा, ऑप्शन नंबर श है परिदर्शी या फिर ऑप्शन नंबर द है सिनेमा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द सिनेमा, अर्थात दृष्टि के अस्थायित्व का जो सिद्धांत है यह सिनेमा में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन अ है विशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण, ऑप्शन ब है अशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण, ऑप्शन स है दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर द है पूरक रंग का सिद्धांत। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत। अर्थात न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत जो है वह उत्तरदायी है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 81 है सोलर सेल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोलर सेल के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन अ है फोटोवोल्टिक प्रभाव, ऑप्शन ब है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन स है फोटो कंडक्टिव प्रभाव, या ऑप्शन द है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक प्रभाव, ठीक है, इसी सिद्धांत के द्वारा सोलर सेल काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है, किसकी इकाई है? ऑप्शन अ है समय, ऑप्शन नंबर ब है दूरी, ऑप्शन नंबर स है प्रकाश की चाल, और ऑप्शन नंबर द है प्रकाश की तीव्रता। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी दूरी। एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत निम्न में से किसके विरुद्ध कवच की तरह कार्य करती है? ऑप्शन अ है एक्स किरणें, ऑप्शन ब है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन स है गामा किरणें, या फिर ऑप्शन द है अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, पराबैंगनी किरणें। यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध कवच की तरह कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन है लाल नीला पीला, ऑप्शन है ब है लाल पीला हरा, ऑप्शन स है लाल नीला हरा, और ऑप्शन द है नीला पीला हरा। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर श, नीला लाल हरा। यही तीन रंग होते हैं जो फोटोग्राफी के मुख्य रंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या CRT का भाग नहीं है? ऑप्शन अ है फॉस्फोर पर्दा, ऑप्शन ब है शैडो मास्क, ऑप्शन स है इलेक्ट्रॉन गन, या ऑप्शन द है गैस प्लाज्मा। पूछा जा रहा है कि क्या CRT का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा ये CRT का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? नाइट्रोजन, वायु, स्टील, या फिर निर्वात। यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का लाइट देखे होंगे आप लोग, लेजर लाइट। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन अ है विलियम फ्रीसे ग्रीन, ऑप्शन नंबर ब है आर्थर फ्राई, ऑप्शन नंबर स है गॉर्डन गोल्ड, और ऑप्शन नंबर द है ओटो वान गुवेरिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, गॉर्डन गोल्ड। इन्होंने ही लेजर का आविष्कार किया था, गॉर्डन गोल्ड ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा एलईडी का नाम सुना है आप लोग? एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी देखा भी होगा आप लोगों ने। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने एलईडी का आविष्कार किया था? ऑप्शन अ है नील होलोनियाक, ऑप्शन बी है इलियास होव,
ऑप्शन नंबर सी है चक हल, ऑप्शन नंबर डी या द है क्रिश्चियन ह्यूगेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ नील होलोन्याक, इन्होंने ही एलईडी का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। किसके द्वारा आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापा जाता है? ऑप्शन है बैथीमीटर, सेरोनोग्राफ, कायानोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर स कायानोमीटर, यानी कायानोमीटर के द्वारा आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है ल्यूमेन इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स की, ऑप्शन ब है ज्योति तीव्रता की, ऑप्शन स है प्रदीप्ति घनत्व की, या ऑप्शन द है दमक की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब ज्योति तीव्रता की, अर्थात ल्यूमेन ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 या 7? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, यानी सभी जो 7 रंग है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, तो ये जो हमारे 7 रंग हैं, लाल, तो इन सब से मिलकर लाल प्रकाश बनता है। तो लाल प्रकाश इन्हीं 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? ऑप्शन अ है ऑप्शन सोडियम, बी है सीजियम, सी है मैग्नीशियम और डी है एल्यूमिनियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब सीजियम। परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वह गर्म हो जाए, ऑप्शन बी है उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ऑप्शन सी है उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर पड़े, और ऑप्शन डी है उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर पड़े। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर पड़े। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है नियॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस का प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नियॉन, अर्थात कह सकते हैं कि नियॉन जो गैस है उसका प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, यानी किसके द्वारा शुरू की जाती है प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर अ है प्रकाश द्वारा, ऑप्शन नंबर ब है ऊष्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर स है ऑक्सीजन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर द है उत्प्रेरक के द्वारा। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ प्रकाश के द्वारा, यानी प्रकाश ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है यह प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है होलोग्राम। होलोग्राम क्या है? होलोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आवृत्ति आवंटन का ग्राफीय चित्रण, ऑप्शन नंबर बी है त्रिविमीय एमआरआई, ऑप्शन नंबर सी है फोटोग्राफी या रिकॉर्ड को बनाने के लिए त्रिविमीय प्रतिबिंब, या ऑप्शन नंबर डी है
द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, फोटोग्राफीय रिकॉर्ड को बनाने के लिए त्रिविमीय प्रतिबिंब, यानी होलोग्राम जो है वह फोटोग्राफीय रिकॉर्ड को बनाने के लिए त्रिविमीय प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर या फिर टी.एच. मैमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है बुनाई, वाद्य यंत्र, आंख की शैली या ऑपरेशन और संचार सेवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी संचार सेवा। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? सर सीवी रमन जो थे वो काफी जाने माने वैज्ञानिक थे, तो उन्हें पूछा जा रहा है कि किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर अ है प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन नंबर ब है प्रकाश विक्षेपण, ऑप्शन नंबर स है प्रकाश प्रकीर्णन और ऑप्शन नंबर द है प्रकाश विवर्तन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर स, प्रकाश प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, ये प्रकाश तरंगे हैं, पूछा जा रहा है कैसी तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। ऑप्शन नंबर है अ है वैद्युत तरंगे, ऑप्शन बी है चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर ऑप्शन डी है स्थिर वैद्युत तरंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 101, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो बहुत लोग जानते भी होंगे, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट या फिर 9.5 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8.3 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 100 इसका सही आंसर होगा 8.3 मिनट। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या अचानक से घटती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 100, कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर प्रकाश की चाल जो है वह प्रभावित नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था? ऑप्शन नंबर है गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टाइन। तो सही जवाब होगा इसका रोमर। उन्होंने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। रोमर ने, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले थे जिन्होंने प्रकाश के वेग को मापा था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? ऑप्शन है नीला, हरा, नारंगी या फिर लाल। तो सही जवाब है इसका नीला रंग। पीले रंग का पूरक रंग जो है वो नीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीला रंग। अगला प्रश्न है, दो समीप रखी हुई वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दो समीप रखी वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक क्षमता, ऑप्शन नंबर ब है वीडियो क्षमता, ऑप्शन नंबर स है विशिष्ट क्षमता और ऑप्शन नंबर द है आवर्धन क्षमता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
और विश्लेषणात्मक क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन सी घटना क्लाइडोस्कोप में होती है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है विवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, परावर्तन। परावर्तन, अच्छा, परावर्तन की जो घटना है यह क्लाइडोस्कोप में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्धक लेंस या ग्लास में डैश लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या समतल उत्तल। उत्तल अवतल, समतल अवतल या फिर समतल उत्तल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, उत्तल। यानी कह सकते हैं कि आवर्धक लेंस ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? जब एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, 4 या अनंत। 3 नहीं है, 1, 2, 4 या अनंत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द, यानी डी, अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, जब जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य में रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दंत विज्ञानी, दंत चिकित्सक, दंत विज्ञानी या दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए करता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर अ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, दंत चिकित्सक या दंत विज्ञानी, वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, या फिर दोनों कोण सदैव असमान होते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? दोनों सदैव समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने प्रथम कार्यकारी लेजर का आविष्कार किया? ऑप्शन है A.H. टेलर, W.R. रुंटजेन, T.H. मैमन या फिर फ्रेड मॉरिसन। किसने प्रथम कार्यकारी लेजर का आविष्कार किया था? तो आंसर होगा T.H. मैमन। T.H. मैमन, ऑप्शन नंबर 100, T.H. मैमन, इन्होंने ही प्रथम कार्यकारी लेजर का आविष्कार किया था, T.H. मैमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपाट चमकीली सतह जैसे दर्पण से परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है सतत, असतत, विखंडित या विकीर्ण विस्तृत या फिर खंडित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, सतत। सतत यानी सपाट चमकीली सतह जैसे दर्पण से परावर्तन सतत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, श्याम पट या ब्लैक बोर्ड जो स्कूल में लगे होते हैं तो उसका रंग काला क्यों होता है? श्याम पट या ब्लैक बोर्ड जो आपके स्कूल में है उसका रंग काला क्यों होता है? ऑप्शन है यह काला रंग परावर्तित करता है, ऑप्शन बी है यह काले रंग का अवशोषक होता है, ऑप्शन सी है यह सभी रंग परावर्तित कर देता है, या फिर ऑप्शन डी है यह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी द, यह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण किसी किनारे अथवा संकीर्ण छिद्र या चीर
से गमन करती है तो प्रकाश के मुड़ने का कारण है। क्या कारण है कि प्रकाश मुड़ जाता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, विवर्तन, यानी विवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी किनारे अथवा संकीर्ण छिद्र या चीर से गमन करती है तो प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है? विवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल अथवा रेगिस्तान में मृग मरीचिकाओं के निर्माण का क्या कारण है? तो क्वेश्चन शायद पहले ही बताया जा चुका है। ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके निर्माण का ये कारण है? मृग मरीचिका, जो रेगिस्तान अथवा मरुस्थल में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की गति सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश की गति किसमें होती है? ऑप्शन है निर्वात, ठोस, द्रव या गैस। किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, निर्वात, यानी निर्वात में प्रकाश की गति जो है वो सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है, यानी किसमें उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। पहला है सौर कुकर में, ऑप्शन बी है ऑप्थेल्मोस्कोप या नेत्र विज्ञान नैगिकी में, ऑप्शन सी है हेडलाइट के परावर्तन के लिए, या ऑप्शन डी है वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का सामान्यतः प्रयोग वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि वस्तु की वृहत और विपरीत या उल्टा प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य अवलोकन दर्पण में दिखता है तो किस दर्पण का प्रयोग किया गया है? यह क्या सिद्ध करता है कि कैसा दर्पण हमने प्रयोग में लाया है? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर समतल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल, यानी किसी वस्तु के बृहत और विपरीत या उल्टी प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य अवलोकन दर्पण में दिखता है तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊपर से देखने पर पानी की टंकी का तल उभरा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन है हल्का नीला, पीला, श्वेत या ग्रे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, पीला। पीला, यानी लाल और हरे रंग को हल्का हल्का मिलाएंगे तो हमको पीला रंग प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश कणों की प्रकृति किस परिघटना में परिलक्षित होती है? ऑप्शन है विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव या ध्रुवण या ध्रुवीयकरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, यानी प्रकाश कणों की प्रकृति प्रकाश संश्लेषण प्रभाव में परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाए तो कौन सा रंग बनता है? नीले और हरे रंग के मिश्रण से पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन है श्याम या आसमानी, पूर्ण श्याम या काला या फिर बैगनी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर अ, श्याम यानी सांवला या आसमानी, श्यान रंग कहते हैं उसको, सॉरी श्यान या आसमानी रंग बनता है जब नीले और हरे रंग को मिश्रित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, संचरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु जो होते हैं वो
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, संचरण या प्रसारण, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर अ, अपवर्तन। यानी कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस दिशा परिवर्तन की घटना जो है वह अपवर्तन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाहनों का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण होता है? यानी वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर विपरीत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल। उत्तल, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी है विपरीत या उल्टा प्रतिबिंब, या ऑप्शन नंबर डी है लंबवत या खड़ा प्रतिबिंब। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आभासी प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों की जो रेटिना है उस पर कितने सेकंड तक बना रहता है? ऑप्शन है 1/10वां सेकंड, 1/8वां सेकंड, 1/16वां सेकंड, या फिर 1/5वां सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, 1/16वां सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन या शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिचित्र कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन या शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिचित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है आभासी, वास्तविक, विपरीत या उल्टी तस्वीर, या फिर खड़ी तस्वीर। तो सही आंसर होगा इसका वास्तविक। यानी आभासी दर्पण द्वारा स्क्रीन या शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाले जो परिचित्र हैं वो वास्तविक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपतित बिंदु पर आपतित किरण, डैश और परावर्तित किरण सभी एक ही समान सतह पर होते हैं। ऑप्शन है सतह, स्पर्श रेखा, अभिलंब या परावर्तन कोण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, अभिलंब। यानी यह परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है। ऑप्शन ए है लंबवत, ऑप्शन बी है वास्तविक तस्वीर, ऑप्शन सी है पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम, या ऑप्शन डी एक बड़ी तस्वीर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर श, पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम। समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल तथा अवतल दर्पण उदाहरण है। किसके उदाहरण है उत्तल तथा अवतल दर्पण? ऑप्शन है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, विपरीत दर्पण या फिर लंबवत दर्पण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब, गोलीय दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण जो होते हैं वो गोलीय दर्पण के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ऑप्शन है सतह, अभिलंब, स्पर्श या स्पर्श रेखा या परावर्तित किरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिलंब। कर सकते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का
हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।